हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का चहल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है राजकोषीय घाटा। एक्चुअली लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बजट के बारे में, बजट क्या है, बजट के घटक क्या है, कंपोजिशन ऑफ बजट्स के बारे में। और आज हमें डिस्कस करना है राजकोषीय घाटे के बारे में। चलिए, क्या होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे को समझने से पहले हम समझते हैं घाटा डेफिसिट क्या है। तो निश्चित रूप से अगर व्यय ज्यादा है, अनुमानित प्राप्तियां कम है, तो हम बोलेंगे कि भाई घाटा है, डेफिसिट है। इस आधार पर हम बजट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन से आपके सामने है। संतुलित बजट, उतना ही व्यय है उतनी ही प्राप्तियां हैं। अधिशेष बजट, प्राप्तियां ज्यादा है व्यय कम है। और घाटे का बजट, व्यय ज्यादा है प्राप्तियां कम है। तो इसी कड़ी में, घाटे के बजट की कड़ी में एक निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट राजकोषीय घाटा, आप लोग कई बार उसको न्यूज में देखते रहते होंगे कि इस बार गवर्नमेंट का टारगेट है कि राजकोषीय घाटे को इतना करना है, वगैरह वगैरह। तो ये राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले, जैसे जब भी राजकोषीय घाटा आपको कहीं न्यूज में, समाचार पत्रों में आपको कहीं भी दिखाई दे, तो आपके मन में एक छोटा सा पॉइंट आना चाहिए, क्या कि कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। और कुल प्राप्तियों में जो सरकार के द्वारा लिया गया बाह्य ऋण है या उधारी है, उसको हटाया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति भी है, पूंजीगत प्राप्ति भी है। और पूंजीगत प्राप्ति में बाह्य ऋण भी आता है और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां भी होती हैं। तो जो लोन के माध्यम से जो प्राप्तियां या जो रिसीट्स जनरेट हुई है, उसको निकालने के बाद जो प्राप्तियां बचती हैं, उसको कुल व्यय में से माइनस करना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं उधारी को छोड़कर। उधारी को छोड़कर जो प्राप्तियां हैं, एक्चुअली अगर आप प्रीवियस क्लास देखोगे ना बजट के घटक, तो ये आपके समझ में आ जाएगा कि कुल प्राप्तियों में से उधारी को छोड़कर हमने इसको क्यों लिया है। तो कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां माइनस करनी है, लेकिन प्राप्तियों में जो उधारी है, जो बोरोइंग है, उसको पहले ही हटा देना है। उसके बाद जो प्राप्तियां बचेंगी उसको कुल व्यय में से माइनस करना है। तो उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। एक्चुअली होता क्या है ना, कई बार जैसे अगर आप बजट देख रहे हो पिछले 2-3 सालों से, आप उस पर ध्यान कर रहे हो, तो इस बार जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है वो 4.9% है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि आने वाले वित्त वर्ष में जो राजकोषीय घाटा है उसको 4.5% पर लेकर आना है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा ना 4.9%, 4.5%, तो आपके माइंड में आना चाहिए किसका प्रतिशत। तो ये जीडीपी की बात होती है। राजकोषीय घाटा को हमेशा जीडीपी के संदर्भ में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो निश्चित रूप से, जैसे आप यहां से बेहतर तरीके समझोगे, एक सेकेंड, हाँ, अब आप इसको देखो। जैसे 2024-25 के बजट अनुमान की बात करते हैं, तो उधार के अलावा, देखो इसने पहले उधार को छोड़ दिया, उधार के अलावा जो कुल प्राप्तियां हैं वो 32.07 लाख करोड़ रुपए हैं। कुल व्यय है वो 48.21 लाख करोड़ रुपए है। शुद्ध कर प्राप्ति 25.83 लाख करोड़ रुपए है। तो अगर मैं राजकोषीय घाटे की बात करूं, तो कुल व्यय में से आपको कुल प्राप्तियां उधारी को छोड़कर माइनस करना है, जैसा अभी हमने फॉर्मूले में डिस्कस किया था। तो निश्चित रूप से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई राजकोषीय घाटा तो है। राजकोषीय घाटा क्यों है? क्योंकि निश्चित रूप से आप लोग देख पा रहे हो कि जो कुल प्राप्तियां हैं उधार को छोड़कर वो कुल व्यय से कम है। तो आप इसमें से माइनस करोगे तो कोई ना कोई नंबर निकल कर आएगा। जो वो नंबर है वो जीडीपी का 4.9% है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि इस बार जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है वो 4.9% है। आप ग्राफ में समझ सकते हो। देखो, फिस्कल ईयर 2024 में 5.63 था, इस बार उम्मीद है कि 4.9% बजट एस्टिमेशन होना चाहिए। अच्छा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना कि यहाँ पर जो राजकोषीय घाटा है वो पीक पर है, 9 पॉइंट समथिंग है। ऐसा क्यों? एक्चुअली ये टाइम है कोविड का। अब जब कोविड का समय है तो निश्चित रूप से राजस्व उतना जनरेट हो नहीं पाया, और गवर्नमेंट को लगातार व्यय करना पड़ा है। तो निश्चित रूप से कि यहाँ पर जो राजकोषीय घाटा है वो आपको ज्यादा दिखाई देगा। फिर उसको धीरे धीरे कम करने की लगातार कोशिश की गई है। अच्छा, आपके मन में एक छोटा सा पॉइंट और आया होगा कि राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। कई बार राजकोषीय घाटे से बचने के लिए गवर्नमेंट विनिवेश करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ फंड जनरेट करती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर राजकोषीय घाटा बना हुआ है तो उसके वित्त पोषण के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे बॉन्ड बाजार से उधार लेना। कई बार गवर्नमेंट मार्केट में बॉन्ड इश्यू करती है। अच्छा, बॉन्ड क्या है? लोन लेने का एक तरीका ही है।
हाँ, लेकिन वो सिक्योर लोन हो जाता है। जैसे कोई भी पर्सन है मार्केट से, उसने बॉन्ड खरीदा तो निश्चित रूप से उसके पास बॉन्ड है, बॉन्ड को वापस करने के बाद में जितने रुपए का बॉन्ड है विद इंटरेस्ट फिर उसको उतनी धनराशि मिल जाती है। तो बॉन्ड बाजार के माध्यम से या बॉन्ड इशू करने के माध्यम से गवर्नमेंट जो है राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने का काम करती है। इसमें कई बार आरबीआई की भूमिका भी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की संक्रियाएं। तो खुले बाजार की संक्रियाओं में क्या होता है कि आरबीआई जो है वो सरकारी प्रतिभूति जैसे कि ट्रेजरी बिल, और आजकल तो इतना आसान हो गया, आप आरबीआई की साइट पर जाओगे, आप इजीली ट्रेजरी बिल जब भी आरबीआई इशू करता है खरीद सकते हैं। तो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के माध्यम से भी गवर्नमेंट जो है राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने का काम करती है। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे आपने ये वाला पॉइंट देखा कि 2024-25 में केंद्र द्वारा बाजार से 14.13 लाख करोड़ रुपए की सकल राशि उधार लेने की उम्मीद है बॉन्ड बाजार के माध्यम से, जो 2023-24 के लिए उसके उधार लक्ष्य से कम है। इस बार टारगेट कम रखा है क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो राजकोषीय घाटा है, एक्चुअली आपने पढ़ा होगा FRBM एक्ट 2003, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, उसके अकॉर्डिंग राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक लेकर आना है। तो अभी हम उस डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बार बॉन्ड बाजार के माध्यम से जो हमारा टारगेट है उसको कम किया है। 2024-25 में अपने खर्च को उच्च जीएसटी संग्रह के माध्यम से वित्त पोषित करने की उम्मीद है। डन प्यारे बच्चों, अगर आप ये वाला पॉइंट पढ़ोगे ध्यान से कि 14.13 लाख करोड़ रुपए की सकल राशि उधार लेने की उम्मीद है 2023-24 के लिए, उसके उधार लक्ष्य से कम है। मतलब 2023-24 में जो हमने टारगेट किया था कि बॉन्ड बाजार के माध्यम से हमें इतना वित्त पोषण करना है, तो उससे इस बार कम है। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एक जो सामान्य सा इम्पैक्ट है, तो कई बार आईएमएफ लोन देने से मना करने लगता है, बोलता है कि भाई देखो, अगर आपको लोन चाहिए आईएमएफ के माध्यम से, जिसको हम राष्ट्रीय ऋण बोलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने राजकोषीय घाटे को कम करना पड़ेगा। और अगर राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा भी है तो इसका मतलब सिंपल सा है ना कि भाई गवर्नमेंट सार्वजनिक व्यय ज्यादा कर रही है, आधारभूत संरचनाओं पर खर्च ज्यादा कर रही है, राजस्व कम जनरेट हो रहा है। तो अगर ये बहुत ज्यादा हो तो निश्चित रूप से निगेटिविटी को शो करता है। लेकिन एक बार मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हमेशा अगर राजकोषीय घाटा बना हुआ है तो हमेशा उसको आपको नकारात्मक वे में ही नहीं लेना है। राजकोषीय घाटा बना हुआ है, इसका मतलब है कि सार्वजनिक व्यय गवर्नमेंट का ज्यादा है, और अगर व्यय ज्यादा है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट जो है वो राष्ट्रीय हित में आधारभूत संरचनाओं पर और बहुत सारी सरकारी योजनाओं में खर्च कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट और क्या पॉइंट हो सकता है बॉन्ड बाजार से उधार लेने के अलावा? भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया, ये वही लिखा हुआ है। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आपको पता है ना क्या होता है? हाँ, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचा जाता है। इसमें मौद्रिक नीति की भूमिका भी होती है। एक्चुअली जैसे जैसे राजकोषीय घाटा बढ़ता है ना, तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। ये एकदम डायरेक्ट संबंध है, ये आपको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राजकोषीय घाटे को मैनेज करने के लिए कई बार आरबीआई क्या करता है कि नई प्रिंट या नई मुद्रा को प्रिंट करता है, और जैसे वो नई मुद्रा मार्केट में आती है तो उससे मुद्रा प्रवाह बढ़ जाता है, और मुद्रा प्रवाह के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से उसके लिए मौद्रिक नीति है जो मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि राजकोषीय घाटा आपके समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू सो मच।